नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज चौथे चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई। 10 राज्यों की 96 सीटों पर करीब 63% पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा 76% वोट बंगाल में पड़े, जबकि श्रीनगर में सबसे कम करीब 36% पोलिंग हुई। आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर आज एक साथ वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस बार दक्षिण भारत में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। मोदी ने कहा वो कोई जोशी तो नहीं है, लेकिन देश का माहौल देखकर उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलेगी और कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी जितनी शहजादे की उम्र है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ पटना के इको पार्क में लंबी बात की और उन्होंने बताया कि वो देश से 400 से ज्यादा सीटें क्यों मांग रहे हैं। 400 पार की आवाज कहां से आई? सौरभ ने पूछा। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पहले से पीक पर है, फिर 400 सीटें कहां से आएंगी? बीजेपी की सीटें किन राज्यों में बढ़ेंगी? सौरभ ने यह भी पूछा कि मोदी राहुल गांधी को शहजादा क्यों कहते हैं और जब प्रियंका गांधी ने मोदी को शहंशाह कहा तो मोदी ने इसका क्या जवाब दिया। मोदी ने सारे सवालों पर खुलकर बात की। मोदी की बातों के कुछ चुने हुए जवाब कुछ अंश में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज दिन भर बिहार में रहने के बाद शाम को नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए। काशी में मोदी का जबरदस्त रोड शो हुआ। कल सुबह वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल गंगा सप्तमी है, पुष्य नक्षत्र और सिंह लग्न का अद्भुत संयोग भी है। योगी आदित्यनाथ भी नॉमिनेशन के वक्त मोदी के साथ काशी में होंगे। आज योगी ने रायबरेली में रैली की। रायबरेली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी कैंपेन किया। अखिलेश यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कन्नौज में थे क्योंकि आज वहां वोटिंग हो रही थी। आमतौर पर चौथे फेज की वोटिंग शांतिपूर्ण रही। बंगाल से जरूर छुटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता आज पोलिंग बूथ में पहुंची और बुर्का पहनकर आई महिलाओं और लाइन में लगे लोगों के आई कार्ड चेक करने लगी। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोदी के इंटरव्यू के कुछ अंश में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं मोदी के काशी दौरे के बारे में। आज पूरी काशी नरेंद्र मोदी के रंग में रंगी हुई नजर आई। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। मोदी ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मंदिर में मौजूद थे। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान नंदी की एक मूर्ति भेंट की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। काशी में मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर लगी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ रोड शो शुरू किया, जो वाराणसी के अलग अलग इलाकों से गुजरा। मोदी के काफिले के आगे आगे 500 बाइक सवार चल रहे थे। मोदी के स्वागत के लिए रोड शो के रास्ते में 12 स्वागत द्वार बनाए गए थे। प्रधानमंत्री का रोड शो देखने के लिए वाराणसी की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। जहां जहां मोदी का काफिला गुजरा, लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हुए नजर आए और मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। जो लोग छतों पर खड़े थे उनसे सावधान रहने की अपील की। मोदी का रोड शो बीएचयू के लंका गेट से शुरू होकर अस्सी घाट, बदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमवाड़ी और गोदोलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर जाकर समाप्त हुआ। मोदी का यह रोड शो लगभग 600 किलोमीटर लंबा था और 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोदी को 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 6 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान वाराणसी के 2 असेंबली सेक्शन कवर कर लिए गए। मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मोदी ने वाराणसी सीट से पहला चुनाव 2014 में लड़ा था। उस समय
नॉमिनेशन फाइल करने से पहले प्रधानमंत्री मां गंगा का आशीर्वाद लेने गए थे। कल भी वो गंगा का आशीर्वाद लेंगे। चूंकि कल गंगा सप्तमी है, इसलिए हो सकता है कि कल नॉमिनेशन से पहले मोदी गंगा स्नान भी करें। उसके बाद काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करेंगे और काल भैरव के मंदिर से सीधे नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब पर्चा भरने जाएंगे उस वक्त अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, गोवा के और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर भी प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मोदी कल जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल करेंगे उस वक्त, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पुष्य नक्षत्र लगा होगा। इसी विशेष मुहूर्त में मोदी अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। काशी में मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के अजय राय चुनाव के मैदान में हैं। मोदी ने पिछला चुनाव करीब 5 लाख वोटों से जीता था। मोदी को कुल 64% वोट मिले थे, जबकि अजय राय को 14% वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में भी अजय राय वाराणसी से चुनाव लड़े थे। उस वक्त उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसलिए काशी में मोदी को टक्कर मिलेगी इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी मोदी चुनाव को हमेशा चुनौती मानते हैं और पूरे मनोयोग से लड़ते हैं। काशी से पहले मोदी पटना में थे। बिहार में कैंपेन पर निकलने से पहले नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया और वो सारे सवाल पूछे जो लोगों के मन में है। पहला सवाल सौरभ ने यह पूछा कि आखिर 400 पार क्यों? मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट क्यों रखा? और इसका नरेंद्र मोदी ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। सर, यहाँ हम लोग आए तो ये यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी, तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं, आप चिंता मत करो, वो कह रही हैं अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी, अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी, और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी, जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन, सबको ट्रेनिंग किसने दी है लेकिन अब की बार 400 पार की? देश की जनता ने ट्रेड किया है लोगों को। ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं? हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहां है वहां से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया, उनके जो भी एडवाइजर है, कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो, ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया कि ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120, और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। आप देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है, ये पक्का है। मोदी ने ये तो बता दिया कि 400 पार क्यों चाहिए। इसके बाद सवाल यह था कि 400 पार का टारगेट मिलेगा कैसे। सौरभ ने प्रधानमंत्री से पूछा कि यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ऐसे तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी पहले से पीक पर है, तो फिर और सीटें कहां से आएंगी? बीजेपी का साउथ में क्या होगा? क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा? इस पर मोदी ने कहा कि इस बार दक्षिण भारत में भी बीजेपी के पक्ष में लहर है।
दक्षिण भारत के नतीजे बहुत सारे लोगों को आश्चर्य में डालने वाले होंगे। सब ये पूछते हैं कि अच्छा मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है आप, और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो। हम ऑलरेडी 400 है सर, जैसे नॉर्थ में आप 90%, सुन ली 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है। 400 पार, 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे? नहीं, ठीक है। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे? आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे? आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे? क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? आसाम को नॉर्थ में गिने? इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है भाई। आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई सर। लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया है इस बार। बहुत भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी, पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कोई तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी। इसके बाद बात हुई इश्यूज पर। सौरभ ने पूछा, भाई इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं? क्योंकि विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी आए तो सबकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग राम मंदिर पर फिर से ताला लगाने की बात कर रहे हैं, जो दलितों पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश का संविधान बदलने के दावे कर रहे हैं, वो अगर उनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो कोई यकीन नहीं करेगा। मोदी ने कहा, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई कल्पना कर सकता है कि धारा 370 इतना बड़ा देश का सपना पूरा हुआ, जो चलो ठीक है पंडित नेहरू न कर पाए, तो इसका गुस्सा आज निकाल रहे हो भाई। हमने किया, सरदार साहब चाहते थे, नहीं हो पाया, हम कर रहे हैं। तो आप यहां तक चाहते हो कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब ये देश माफ नहीं कर सकता है। अभी आप कहते हैं राम मंदिर, एग्जैक्टली हम कहते हैं, वो कहते हैं, उनके एक 30 साल पुराने उनके परिवार के टॉप मोस्ट एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने तय किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो रामलला को फिर से टेंट में डाल देंगे और मंदिर हटा देंगे। अगर ये बात उनके घर में से निकल करके आती है तो देश के लिए चिंता का विषय है। सर ये तो मतलब असंभव सी बातें नहीं है, लेकिन मतलब देश कैसे देखिए, कांग्रेस में इतनी विकृतियां भरी हैं। देश के जब टुकड़े हुए 45-46 में, देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कर दिए उन्होंने। कोई नहीं मानता था। साहबानो केस का कोर्ट का जजमेंट आया था, कोई नहीं मानता था कि अब 3 तलाक रहेगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट को उलट दिया और 3 तलाक देश में हमारी मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करता ही रहा। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं जी। इसमें आपने एक खतरे से और आगाह किया कि ये अगर आ गए और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST OBC का आरक्षण जो है वो बांट के दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने खुद ने किया है और कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यहीं पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूं, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आए हुए हैं, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को दे देंगे। मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। कहा सत्ता भूख इतनी भयंकर होती है कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटने के लिए आप आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था को लूट करके हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे OBC को तबाह करने पर तुले हुए क्या? इसके बाद बात हुई गांधी परिवार की।
सौरभ ने पूछा कि आपने अब तक सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जो भविष्यवाणी की वो सही साबित हुई, तो क्या आप कुछ ज्योतिष जानते हैं? इस पर मोदी हंसे, ठाका लगाया, कहा ज्योतिष तो नहीं जानता, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का इतिहास और भूगोल जानता हूं। वो क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा मोदी को लग जाता है। क्योंकि प्रियंका गांधी आजकल मोदी को शहंशाह कहकर संबोधित कर रही हैं, इस पर मोदी ने शहंशाह का मतलब बताया, वो भी सुन लीजिए। आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या आप खुद जानते हैं क्या थोड़ा बहुत ज्योतिष? क्योंकि आपने कहा था इस बार सोनिया गांधी जाएंगी राज्यसभा से, लोकसभा नहीं लड़ेंगी, वो बात सच हो गई। फिर आप जिनको शहजादे कहते हैं, राहुल गांधी, आपने कहा था कि ये इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे, लेकिन ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो बात भी सच हो गई है। अब आपने ये कहा है कि कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलेंगी जितनी शहजादे यानी राहुल गांधी की उम्र है। आपके पास ये फीडबैक है या कोई? ये मैं ज्योतिष हूं नहीं, और नहीं मैं किसी ज्योतिषी को जानता हूं, लेकिन मैं इस परिवार की 4 पीढ़ियों का मैंने भरपूर अध्ययन किया है। उनकी साइकी क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, इसको भली भांति मैंने समझा है, और उसके कारण मैं स्वाभाविक बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि ये करेंगे, ये करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि वो इस बार अपनी उम्र जितनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वे इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। और रायबरेली से एक भाई मैंने नहीं कहा, कह देता हूँ, रायबरेली में वो अमेठी से में भी बुरी स्थिति में हारेंगे, अमेठी से भी बुरी स्थिति में हारेंगे। और मैंने कहा था वायनाड में उनकी हालत इतनी खराब है इसलिए भागेंगे, लेकिन डर इतना है कि चुनाव के पहले घोषित करें तो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा। लेकिन उनके सिस्टर हैं प्रियंका जी, वो उन्होंने कैंपेन संभाला, राहुल जी तो अभी तक नहीं गए रायबरेली। वो वहां जाकर अपने परिवार की विरासत, राजीव जी यहाँ से रहे, सोनिया जी यहाँ से रही, वो पुरानी बातें याद दिला रही हैं। पहली बात है कि वे कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये कहना, अब जैसे मैं काशी में एमपी हूं, मैं ये तो कह सकता हूं काशी मेरी काशी, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी काशी, लेकिन काशी पार्लियामेंट सीट जो है ना वो मेरी नहीं है, वो भारत के संविधान ने बनाई हुई है, उस पर कोई भी आके बैठ सकता है। मैं काशी का सेवक रह सकता हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। और इसलिए ये जो कोई कहे कि रायबरेली हमारी परिवार की संपत्ति है, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है? लेकिन ऐसा है, मैंने सुना है, अभी मुझे कहा गया है शहंशाह। आपको शहंशाह बोलते हैं? ऐसा है, मैं इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतना सहन करता हूँ, इतनी गालियां सहन करता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूँ। सौरभ शर्मा के साथ मोदी का इंटरव्यू इसलिए देखने लायक है क्योंकि सौरभ ने मोदी से वो सब सवाल पूछे जो आप सबके मन में है, और मैं सौरभ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने खुलकर बेबाकी से सवाल पूछे। और अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने किसी सवाल को टाला नहीं। जैसे आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं कि मोदी जीतेंगे तो पक्का है, तीसरी बार पीएम बनेंगे, सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर 400 कहां से लाएंगे? बीजेपी के प्रभाव वाले ज्यादातर इलाकों में बीजेपी पहले से पीक पर है। अगर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कुछ सीटें कम हुई तो भरपाई कहां से होगी? क्या इस बार साउथ से बीजेपी कुछ ज्यादा सीटें मिल पाएंगी? मोदी ने सारे सवालों के कन्विंसिंग जवाब दिए। और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने राहुल और प्रियंका पर बात की, रायबरेली में विरासत और शहादत के दावों का भी करारा जवाब दिया। सौरभ के साथ बात करते समय मोदी काफी रिलैक्स दिखाई दिए, दिन रात कैंपेन करने के बावजूद फ्रेश दिखाई दिए। हाजिर जवाबी हमेशा की तरह बरकरार है, लेकिन अभी 3 फेज की पोलिंग और बाकी है, सफर लंबा है। और अगर राहुल गांधी के तेवर देखें, दावे सुने, तो टक्कर कड़ी है। हालांकि राहुल हर चुनाव में इसी तरह के बड़े बड़े दावे करते रहे हैं जो बाद में गलत साबित हुए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस गजब का है। और आज ये कॉन्फिडेंस रायबरेली में दिखाई दिया, जहां वो अपनी बहन के साथ वोट मांग रहे थे। प्रियंका गांधी रायबरेली में अपने परिवार का पूरा इतिहास लोगों को बताती हैं, विरासत के नाम पर वोट मांग रही हैं। मोदी ने बड़ी चतुराई से इसे खानदानी सियासत से जोड़ दिया है।
मोदी ने कहा कि प्रियंका रायबरेली में कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए वोट मांग रही हैं। आज प्रियंका ने फिर ऐसा ही किया। हालांकि नॉमिनेशन के बाद आज राहुल गांधी पहली बार रायबरेली में कैंपेन के लिए पहुंचे। राहुल ने प्रियंका के साथ मिलकर पब्लिक मीटिंग की। प्रियंका आज कम बोली, राहुल की तारीफ की, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान उनसे गलती हो गई। उनके मुंह से 4000 किलोमीटर की बजाय 400 किलोमीटर निकल गया और इस पर राहुल ने उन्हें तुरंत टोका। आपके यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस देश में इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने 400 किलोमीटर पैदल यात्रा सिर्फ आपके बीच, अरे भैया मुझे मालूम है, पैदल 400 थक गई बोल बोल के, 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा इन्होंने की कन्याकुमारी। प्रियंका ने हंसकर बात को संभाल लिया और उसके बाद राहुल गांधी की तारीफ की। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी सच्चे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। रायबरेली को उनसे बेहतर सांसद नहीं मिल सकता। दूसरे तरफ मोदी हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं और कभी भी गरीबों से मिलने तक नहीं आते। आप इनको विजयी बनाइए। आज देश के प्रधानमंत्री को आपने कभी देखा है? नहीं। आपके यहाँ कभी आए हैं? टीवी पे देखा है? कुर्ते पे एक सलवट नहीं, एक शिकन नहीं माथे पे, साफ सुथरे हमेशा कपड़े इस्त्री हुए होते, कभी गरीबों के बीच नहीं आते। बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं सेठों के साथ, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े कार्यक्रम, और ये जो दिन रात आपके बीच आने का काम करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं और आपके संघर्षों को सुलझाने के लिए नीतियां लाते हैं। भाई है मेरे, सच्चा दिल है, सच्चे इंसान है, मंच पर खड़े होकर चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे। इनमें साहस है, वीरता है, सच्चाई है। इनसे अच्छा प्रत्याशी आपको नहीं मिल सकता, इनसे अच्छा सांसद आपको नहीं मिल सकता। हालांकि राहुल को भी रायबरेली के लोगों ने कई साल बाद देखा, लेकिन राहुल ने प्रियंका का शुक्रिया अदा किया। राहुल ने कहा प्रियंका ने उन्हें जिताने के लिए बहुत काम किया है। फिर राहुल ने भी रायबरेली के साथ अपने परिवार के 100 बरस पुराने रिश्तों की दुहाई दी। राहुल ने कहा ये उनकी माँ, उनकी दादी की कर्मभूमि है, इसलिए उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। फिर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला करने के चक्कर में हिंदुस्तान की आर्मी पर निशाना साध दिया। राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी ने सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक गरीबों की सेना, एक अमीरों की। अग्निवीर योजना गरीब नौजवानों के लिए लागू की गई, जिसमें दलित, पिछड़े और दूसरे गरीबों को भर्ती किया जाएगा और फिर 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि मोदी अग्निवीर योजना अडानी अंबानी के फायदे के लिए लाए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो या
4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, अगर आप वो हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने 2 हिंदुस्तान 2 तरीके के शहीद बना दिए। अभी हम ये मोदी ने क्यों किया? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। राहुल गांधी की यह बात बहुत ही हैरान करने वाली है। वो आरक्षण पर बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी पर इल्जाम लगाएं, ये उनका अधिकार है। बीजेपी के बारे में जो कहना है कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चुनाव का वक्त है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए देश की पराक्रमी सेना को राजनीतिक हथियार बनाएं, बहादुर सेना के जवानों को सियासत में घसीटें, यह ठीक नहीं है। पहली बात तो है कि हमारे देश की आर्मी में मजहब या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए आर्मी में आरक्षण लागू नहीं होता। और राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जानबूझकर फौज के संदर्भ में दलित, पिछड़े और गरीबों की बात कर रहे हैं। यह बात बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी सेना में फूट डालने की खतरनाक कोशिश कर रहे हैं। यह डेंजरस है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वोट मांगने के तमाम तरीके होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं। राहुल गांधी उन पर बोले, अग्निवीर योजना की खामियां गिनाएं, यह कहें कि उनकी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह कहना कि 3 साल के बाद दलितों, पिछड़ों, गरीबों को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ अमीरों के बच्चों को नौकरी पर रखा जाएगा, यह गलत है, अनजस्टिफाइड है। आज योगी आदित्यनाथ भी रायबरेली में थे। योगी ने राहुल पर हमले किए, लेकिन इस तरह की बात किसी ने नहीं की। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, तो इसीलिए आज योगी ने रायबरेली में कहा कि राहुल वोट यहां के लोगों से मांगते हैं, रायबरेली के लोगों से मांगते हैं, लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। योगी ने कहा, जिस राहुल गांधी को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा हो, क्या रायबरेली के लोग ऐसे नेता को कभी सपोर्ट करेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना? है ना? मैं एक गाना सुन रहा था अभी कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और राम भक्त ही जब शासन करेगा तो हो ही वही जो राम रसी राखा। प्रभु तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त ही राज करे। 2 ही लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में, और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या रायबरेली उसका समर्थन करेगी? क्या? कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं,
तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया। योगी आदित्यनाथ आजकल अपने पुराने रंग में हैं। वो इलेक्शन कैंपेन को एंजॉय कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, अपने कोर वोटर को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब योगी आपकी अदालत में आए थे तो भी मैंने नोटिस किया जिन सवालों पर पहले वो बोलने से बचते थे उन पर उन्होंने खुलकर बात की। चाहे मुसलमानों से जुड़े मुद्दे थे, सड़कों पर नमाज की बात थी, ये लाउडस्पीकर उतारने की, योगी ने बेबाकी से जवाब दिया। जब बात हुई 15 मिनट और 15 सेकंड की, जब बात हुई ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की, माफिया की या बुलडोजर की, योगी ने करारे जवाब दिए। अब तक जो रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं उनसे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की आपकी अदालत का ये शो जबरदस्त हिट हुआ है, पूरे देश में देखा गया और देश के बाहर भी कई मुल्कों से लोगों ने फोन करके मुझे कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने में कमाल कर दिया। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप ये शो YouTube पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश आज कन्नौज में थे, दिन भर वहीं रहे क्योंकि कन्नौज में आज पोलिंग थी। चौथे चरण की पोलिंग में यूपी की कुल 13 सीटों पर वोट डाले गए। करीब 58% वोटिंग हुई। कन्नौज में करीब 60% पोलिंग हुई, जो करीब करीब उतनी है जितनी पिछले इलेक्शन में हुई थी। क्योंकि पिछले चुनाव में कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव को हराया था, इसलिए अखिलेश इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कन्नौज में जमकर मेहनत की, कैंपेन के दौरान वहीं जमे रहे। राहुल गांधी के साथ जॉइंट पब्लिक मीटिंग भी की और आज जब वोटिंग हो रही थी तो अखिलेश यादव दिन भर पोलिंग बूथ का दौरा करते रहे। अखिलेश ने इल्जाम लगाया कि कई जगह गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता इस बार किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। अखिलेश ने कहा कि वोट की चोट बीजेपी की नीयत में खोट पर भारी पड़ेगी। नोट और खोट से चुनाव में परिणाम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। बीजेपी ने जितने भी चुनाव हुए उसमें मशीनरी इस्तेमाल की है, लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि जनता किसी की परवाह नहीं कर रही है। मैं कई सूचनाएं बता सकता हूं। जहां हम खड़े हैं यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, लेकिन उससे वोट नहीं प्रभावित कर पाया। तो जिस पार्टी के खिलाफ साग के मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ लोधी राजपूत मतदाता हो, जिस पार्टी के खिलाफ पाल समाज हो, जिस पार्टी के खिलाफ जनता के आम लोग हों, जिस सांसद और पार्टी के खिलाफ यहाँ का एक एक इत्र का व्यापारी हो, जनता इस बार वोट डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है। इसीलिए बौखलाए हुए घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अपने मनमर्जी पुलिस लगवाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि सबका समर्थन मिल रहा है समाजवादियों को। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में एक बात नोट करने वाली है, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर बड़े बड़े नेता उन सीटों पर फंसे रहे जहां से या तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनके परिवार वाले। चाचा शिवपाल बदायूं में डटे रहे क्योंकि उनका बेटा आदित्य वहां से चुनाव लड़ रहा है। रामगोपाल यादव फिरोजाबाद में फंसे रहे क्योंकि यहां उनका बेटा उम्मीदवार है। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट मिला, वो पिछला चुनाव हार गए थे, इसलिए वहां पूरी तरह से लगे हुए हैं। डिंपल मैनपुरी से लड़ रही हैं और अखिलेश कन्नौज से, इसलिए अखिलेश का फोकस इन दोनों सीटों पर ज्यादा है। अखिलेश की चुनावी सभाएं दूसरे इलाकों में हुई, लेकिन पिछले इलेक्शन के मुकाबले बहुत कम। रामगोपाल यादव और शिवपाल तो कैंपेन में कहीं दिखे ही नहीं। इसी से समझ में आ जाता है कि विरोधी दलों के नेता कितने प्रेशर में हैं और ये प्रेशर बीजेपी के उत्साह और जोश का कारण है। और ऐसा लगता है कि घर में घेरने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। आज वाराणसी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। बिहार में मोदी ने सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रैलियां की। मोदी की पहली रैली हाजीपुर में हुई। हाजीपुर सीट की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान से होती थी। रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार चुनाव जीते और उनका मार्जिन इतना ज्यादा था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आता था। लेकिन
रामविलास के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस यहां से सांसद बने, लेकिन इस बार हाजीपुर से रामविलास के बेटे चिराग पासवान चुनाव के मैदान में हैं। आज मोदी ने हाजीपुर की रैली में रामविलास पासवान को याद करते हुए अपना भाषण शुरू किया। फिर कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार है अपीजमेंट, तुष्टीकरण। उन्हें बिहार की जनता की नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक की फिक्र है। इसीलिए वो दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन मोदी के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर, उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते। वो वक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कागज फाड़ दिए थे। आगे अगर ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिहार में मोदी की तीसरी रैली सारण में थी। सारण वो सीट है जहां से लालू यादव 4 बार सांसद रहे। फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने यहां से चुनाव जीता। इस बार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपना पहला चुनाव सारण से लड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैं। रूडी यहां से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी कोई कम नहीं है। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। पिछली बार उन्होंने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को शिकस्त दी थी। इस बार राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू की बेटी रोहिणी आचार्य से है। इसलिए मोदी ने आज यहां सीधे सीधे आरजेडी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आरजेडी ने बिहार का क्या हाल किया ये किसी से छुपा नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है। उन्हें उसी पर वोट मांगना चाहिए, नीतीश कुमार के काम पर नहीं। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? ये जनता को बुड़बक समझा है का? मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए,
जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। मोदी की रैली खत्म हुई तो पहला रिएक्शन रोहिणी आचार्य का आया। रोहिणी ने कहा कि वो भी तो नरेंद्र मोदी की बेटी जैसी हैं। मोदी बेटी बचाओ की बात करते हैं तो इस बेटी के लिए भी प्रचार करने छपराएं। हम तो अंकल नरेंद्र मोदी अंकल को तो बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये बेटी भी यहीं पे छपरे में है, तो बेटी को भी थोड़ा बढ़ाइए, बेटी के लिए प्रचार कीजिए। और चलिए चाचा भतीजी लोग मिल करके चाय पीते हैं और सारण में मिठास घोलते हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि मढ़ौरा में चीनी मिल खुलेगा। हम चाह रहे हैं कि मेरे लिए भी प्रचार करे, मेरे लिए भी रोड शो करे अपनी बेटी के लिए। बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो ये भी तो बेटी है। इलेक्शन कैंपेन में निकलने से पहले मोदी आज सुबह सुबह पटना के दरबार साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। सिखों के अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना का दरबार साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद साहब की जन्म का स्थान है। दरबार साहब पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेका। गुरुद्वारा दरबार साहब में मोदी ने चोर साहब की सेवा की और इसके बाद वो वहां चल रहे सरबत दा भला के पाठ में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री इसके बाद गुरुद्वारे के लंगर में पहुंचे और वहां सेवा की। पटना साहब के पड़ोस में पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट है। आज यहां से आरजेडी के कैंडिडेट लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। 2014-2019 के चुनाव में बीजेपी के राम कृपाल यादव से चुनाव हार चुकी हैं। इस बार मीसा भारती का मुकाबला एक बार फिर राम कृपाल यादव से ही है। राम कृपाल यादव एक जमाने में मीसा भारती के पिता लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2014 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आ गए। आज नॉमिनेशन से पहले मीसा भारती ने पूजा पाठ किया, फिर पूरे परिवार के साथ नामांकन करने पहुंची। मीसा भारती के साथ उनके भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी सब मौजूद थे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीसा भारती ने कहा, मोदी हमेशा हवा में ही उड़ते रहते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने ऐसी चुनौती दी है कि मोदी को पटना की सड़कों पर उतरकर रोड शो करना पड़ा। देखिए, मोदी जी 1.5 किलोमीटर के लिए उनको हेलीकॉप्टर से सड़क पे उतरना पड़ा। और ये क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि 10 वर्षों से उन्होंने कोई काम किया नहीं है। 2 बार इनको मौका मिला और तेजस्वी ने जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी दे करके मोदी जी को हेलीकॉप्टर से सड़क पर उतार दिया। बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि आप यहाँ पे चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कभी रोड शो करते हैं और कभी इस तरह की सभा करते हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीसा भारती पूरे दलबल के साथ पटना के श्री कृष्ण सिन्हा मेमोरियल हॉल पहुंची, जहां पार्टी के नेताओं ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। सबके निशाने पर बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी थे। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। लालू ने कहा कि इस बार मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी विदाई हो जाएगी। रोड मार्च कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल पर ही प्रहार करते जाए।
इनके प्रवाह पर हाथ का प्रवाह नहीं करता। नरेंद्र मोदी इस बात क्या है। वैसे आज मीसा भारती के नॉमिनेशन के बाद जो प्रोग्राम हुआ उसमें एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रोग्राम के दौरान तेज प्रताप यादव को गुस्सा आ गया, मंच पर भीड़ थी, आरजेडी का एक कार्यकर्ता तेज प्रताप से टकरा गया। इस पर तेज प्रताप को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो मंच पर गिर पड़ा। मीसा भारती और राबड़ी देवी ने जो वहां मौजूद थे इस बात को संभालने की कोशिश की। तेज प्रताप का गुस्सा देखकर वो सख्ते में आ गए। पार्टी के दूसरे नेता भी हैरान हो गए, लेकिन किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तेज प्रताप यादव इतने नाराज थे कि वो मंच पर ही अपनी पार्टी के नेता की तरफ दोबारा बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तब जाकर मीसा ने अपने भाई का रास्ता रोकने की कोशिश की। तेज प्रताप कुछ सेकंड के लिए रुके और उसके बाद तेजी से मंच पर पीछे की तरफ चले गए। इस घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। विपक्षी दलों ने कहा कि लालू यादव और उनके बेटे खुद को शाही परिवार समझते हैं, पार्टी वर्कर्स की कद्र नहीं करते। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में चोट लगी थी और उस वर्कर के धक्के से उन्हें दर्द हुआ, इसी वजह से उन्होंने उसे पीछे धकेला। तेज प्रताप यादव ने हाथ में पट्टी बांधे हुए अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। तेज प्रताप यादव पहले भी परिवार के लिए एम्बेसमेंट बन चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। इस इलेक्शन में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें काफी हैं। लालू यादव पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के कारण उनकी मूवमेंट लिमिटेड है। उन्हें बहुत सारी चीजों का परहेज करना पड़ता है। तेजस्वी यादव जोरदार कैंपेन कर रहे थे। उनकी पब्लिक मीटिंग्स में जोश भी था, भीड़ भी थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से वो कमर के दर्द से परेशान हैं। कमर में बेल्ट बांधकर, दवा खाकर कैंपेन कर रहे हैं। वो भी अब फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। मीसा और रोहिणी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बंधी हुई हैं, इसीलिए आरजेडी के कैंडिडेट्स काफी परेशान हैं। लालू और तेजस्वी के एब्सेंस में उनके पास कोई स्टार कैंपेनर नहीं है। आज देश में चौथे फेज की वोटिंग खत्म हुई है। यह देश का चुनाव है, भारत के भविष्य का चुनाव है, इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है। आपका एक वोट मुल्क की किस्मत बदल सकता है, मुश्किलात को आसान कर सकता है। मौसम में गर्मी है, कश्मीर हो या यूपी, बिहार हो या बंगाल, हालात मुश्किल हैं, रास्ते कठिन हैं, लेकिन वोट की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इसीलिए इंडिया टीवी ने जेके टायर के साथ मिलकर वोटर्स को प्रोत्साहित करने का एक कैंपेन शुरू किया है। देश के हर कोने में वोटर बाहर निकले, पोलिंग बूथ तक जाएं, वोट डालें, अपनी सरकार चुनें, मजबूत सरकार चुनें, ताकि देश तेज रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर दौड़ता चला जाए। ये रास्ते ना खत्म हो, दिल में यही अरमान है। इंसान है हम इस बात की, ये रास्ते पहचान है। ये रास्ते ना खत्म हो, दिल में यही अरमान है। इंसान है हम इस बात की, ये रास्ते पहचान है। देखो हमें, हम चल पड़े किस जुनू किस शान से, जन्नत नुमा कश्मीर से, आसाम के बागान से, दिल्ली का लहड़पन लिए यूपी के खलिहान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, राजस्थान से, तब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, नाम हो नवीन हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, जब
हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जेके टायर, देश का टायर। आज फोर्थ राउंड में तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। 62% से ज्यादा वोटिंग हुई और हैरानी की बात यह है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सबसे कम सिर्फ 40% वोटर्स ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हैदराबाद में मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच है। माधवी लता सुबह सुबह वोट डालने के बाद हैदराबाद के अलग अलग पोलिंग बूथ्स में गई और लाइन में लगे वोटर्स के आई कार्ड चेक करने लगी। मलकपेट इलाके में माधवी लता ने कई मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक की, उनका बुर्का हटवाकर आईडी से मिलान किया। इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। माधवी लता पर कानून तोड़ने का आरोप लगा। एक पोलिंग बूथ पर लोगों ने माधवी लता को घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। शिकायत के बाद पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि माधवी लता ने क्लैरिफाई किया कि कैंडिडेट होने के नाते उन्हें यह चेक करने का पूरा अधिकार है कि जो वोट देने आए हैं वो जेन्युइन वोटर हैं या नहीं। भैया मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड with the face without the face mask. I am not a male, I am a female, and with lot of humbleness I've only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. माधवी लता पहले दिन से कह रही हैं कि ओवैसी बोगस वोटों के दम पर चुनाव जीतते हैं। वो हमेशा ये कहती रही कि हैदराबाद में लाखों फर्जी वोटर हैं जिनके वोट ओवैसी को पड़वा दिए जाते हैं। उनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स के नाम काटे जो या तो अब जीवित नहीं है या फिर हैदराबाद छोड़कर चले गए या जिनके नाम डुप्लीकेट हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी परिवार का इस सीट पर 40 साल से कब्जा है। उन्हें हरा पाना टेढ़ी खीर है। माधवी लता ने अच्छी टक्कर दी है, अच्छा चुनाव लड़ी है। वो चुनाव जीते या हारें, राष्ट्रीय राजनीति में अब माधवी लता एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी हैं और उसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। मुंबई से आज बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें आई। आज मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज आंधी, तूफान आया, बारिश हुई। तूफान की वजह से कई जगह हादसे हुए। घाटकोपर ईस्ट में एक बड़ा सा होर्डिंग पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत कंफर्म हुई, जबकि करीब 60 लोग घायल हैं। जिस जगह ये होर्डिंग लगा हुआ था वो जीआरपी यानी रेलवे पुलिस की जगह बताई जा रही है। बीएमसी ने रेलवे और एडवर्टाइजिंग कंपनी दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हादसे की जगह पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। शिंदे ने सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराने और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। एक और हादसा मुंबई के वडाला इलाके में हुआ। यहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इस्तेमाल की जा रही क्रेन सड़क पर गिर गई। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं उन सब का ऑडिट होगा ताकि भविष्य में इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। आजकल मौसम का हाल बड़ा अजीब है, अनुमान लगाना मुश्किल है। 2 दिन पहले दिल्ली में आंधी तूफान आया था। आज दोपहर में ज़बरदस्त गर्मी थी, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद तेज़ हवा के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। अहमदाबाद में आज अचानक तेज़ बारिश के कारण आईपीएल का मैच अभी तक शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि मैदान में पानी भरा है।